नमस्कार साथियों। आज की कक्षा हम YouTube के माध्यम से संपन्न कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि हम सभी को विदित है, हम द्वितीय वर्ष के मानवाधिकार शिक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र के विषय में विगत कक्षाओं से चर्चा कर रहे हैं और इसका जो प्रथम अन्वीति का तीसरा बिंदु है, भारतीय संविधान और मानवाधिकार, इसके तहत हम आजकल परिचर्चा कर रहे हैं। कल के कक्षा में हमने मौलिक अधिकारों से आरंभ किया था। इससे पूर्व हमने संविधान का अर्थ और संविधान और विधान में अंतर, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, इन बिंदुओं के बारे में चर्चा किया था। कल के कक्षा में हमने आपसे यह चर्चा किया था कि यद्यपि मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है, किंतु जब हम पढ़ने का आरंभ करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमें 14वें अनुच्छेद से पहला जो मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, उसका उल्लेख प्राप्त होता है। इस संदर्भ में आपके लिए ये दो प्रश्न रखे गए थे कि मौलिक अधिकारों का वर्णन जब 12 से 35 तक है, तो 12 और 13 इन दो अनुच्छेदों में किस चीज का वर्णन है। संभवतः आप इसका उत्तर ढूंढ पाए होंगे और ढूंढ लिए होंगे। फिर भी हम इसमें परिचर्चा इसकी कर लेंगे, चूंकि हम सभी आज ऑनलाइन गूगल मीट से नहीं जुड़े हैं इसलिए। और इस कालांश के अंत में गृह कार्य के रूप में दो प्रश्न भी आपके लिए हैं। उन प्रश्नों का भी उत्तर आप एक पृष्ठ में लिख करके भेज देंगे। साथ ही आपके इन प्रश्नों का आशय भी मिल जाएगा और आपने जो कल विवरण ढूंढा होगा उसका भी आप उल्लेख कर पाएंगे। तो साथियों, कल जब हम समानता के अधिकार के विषय में चर्चा शुरू किए थे और वो चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी, हमारा समय हो गया था। आज हम उसी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या कैसे है यह पाठ्य वस्तु। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच किया गया है और मौलिक अधिकारों की जो प्रक्रिया है, इसका अधिग्रहण, भारत भी एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और सबसे पुराने एक तरह से लोकतंत्र, जो आधुनिक लोकतंत्र है। आप लोकतंत्र की जब परिभाषाएं पढ़ेंगे और इतिहासकारों को पढ़ेंगे तो आपको सबसे प्राचीन लोकतंत्र की परंपरा भारत में मिलेगी। लेकिन आधुनिक जो डेमोक्रेसी है, जो प्रक्रिया है, इस नाम से संबोधित किया गया, इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का आधुनिक इतिहासकार समावेश करते हैं। तो हम भी इस मौलिक अधिकारों की जो संकल्पना है भारतीय संविधान में इनका संग्रहण हम अमेरिका के मौलिक अधिकारों के जो वर्णन प्रसंग है, संविधान है, वहां से हमने लिया हुआ है। कल हमने चर्चा किया था कि पहले भारतीय नागरिकों को मूलतः 7 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। इन मौलिक अधिकारों को ही हम मानवाधिकार के नाम से भी संबोधित करते हैं। क्यों? क्योंकि सामान्यतः बिना किसी विधि, नियम, निषेध के सभी व्यक्तियों को मानव के रूप में जन्म लेने मात्र से इस राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को ये अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए हम इसको मानवाधिकार के नाम से भी संबोधित करते हैं। जो 7 अधिकार थे, इसमें से एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति के अधिकार को 1978 में 1978 में 44 जो इसका जो 44वां जो इसका संशोधन हुआ था संविधान का, इस 44वें संविधान संशोधन के आधार पर 1978 में इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से में न रख करके अब ये संवैधानिक अधिकार अथवा विधि प्रदत्त अधिकार अथवा कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 के भाग अ में शिफ्ट कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया है। आप कभी यह नहीं कहेंगे कि इसको निरस्त कर दिया गया, अभी तो इसके स्वरूप में परिवर्तन कर दिया गया। कल हम इसमें विस्तृत चर्चा कर लिए हैं, इसलिए मैं नहीं समझता हूं इसके विषय में अभी फिर से दोबारा इसमें चर्चा करने की आवश्यकता है। अभी 2 बिंदुओं पर हम चर्चा कर। कल आपके लिए एक और प्रश्न था कि इनका मौलिक अधिकारों का
कभी समापन हो सकता है या नहीं, या इनको निरस्त किया जा सकता है या नहीं। तो इसमें एक संशोधन होता है, अनुच्छेद 352। कल आपको यह भी ढूंढने के लिए कहा गया था। अनुच्छेद है 352, जो राष्ट्रीय आपातकाल जब घोषित किया जाता है उस समय इन अधिकारों को भी मतलब स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़ करके अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाए। स्थगित अर्थात तात्कालिक रूप से निषिद्ध किया जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार सब तब भी विद्यमान रहता है, मानव स्वतंत्र है, भारत एक स्वतंत्र गणराज्य है। तो इस जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की स्वतंत्रता, इसमें भी दो मुख्य बिंदु है। इन अधिकारों को छोड़ करके अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है। कब? राष्ट्रीय आपात के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल जब घोषित किया जाता है उन दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। इतना बिंदु हम कल इन पे चर्चा किए थे। और अब दो आपके लिए और प्रश्न रह गए थे कि अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 13 क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि मौलिक अधिकार तो दिया तो गया है, लेकिन ये अधिकार किसके विरुद्ध है? सबसे पहला प्रश्न उठता है कि अधिकार हमको दे दिए गए। अधिकार जब सभी व्यक्ति समान हैं, सभी संस्थाएं समान हैं, तो फिर अधिकार किसको विशेष क्यों दिया जाए? किसी समूह को, संस्था, किसी को? तो कह रहे हैं कि लोकतंत्रात्मक प्रणाली है जी। लोकतंत्रात्मक प्रणाली होने के नाते सभी व्यक्तियों को, यद्यपि मताधिकार समान है सभी का क्रियाकलाप समान है, लेकिन भारत का जो प्रधानमंत्री एक ही समय में भारत के पूरी जो 125 करोड़ की जनसंख्या है, वो सभी एक साथ प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। बन सकते हैं क्या? नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति उस समय प्रतिनिधित्व कर रहा है, अर्थात वर्तमान समय में जो व्यक्ति कह सकते हैं आप भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, या फिर एक ऐसा समूह, एक ऐसा संगठन जिसमें मुख्यतः 3 चीजें आती हैं और इसके अवान्तर वो सभी संस्थाएं जो इससे अधिशासित हैं। मुख्यतः 3 चीजें कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इन मुख्य 3 अनुशासी ये समूह है, जो एक का काम है विधान बनाना, दूसरे का अनुपालन कराना और तीसरे का किसी भी प्रकार से मतभेद होने की स्थिति में न्यायिक निर्णय प्रदान करना। इन सब के अधीन कुछ संस्थाएं हैं जिनको सरकारी संगठन आप कहते हैं, या वो फिर पब्लिक नागरिक संगठन आप कह सकते हैं। जितनी भी भारत सरकार के समूह, संगठन, संस्थाएं हैं, वो सब इस श्रेणी में आएंगी। यहाँ तक भारत के संसद से लेकर के और फिर पुलिस प्रशासन व्यवस्था, या फिर कोई भी सरकारी संस्था, कोई विश्वविद्यालय, अन्य कोई भी सरकारी संस्था जो भी हो, ONGC हो या फिर LIC हो या फिर अन्य किसी भी संस्था जो जिसमें सरकार का किसी न किसी रूप में या तो हिस्सा है या तो पूर्ण नियंत्रण में है, वो सभी संस्थाएं राज्य की संस्थाएं कहनी जाएंगी। और ये संस्थाएं इन्हीं 3 के माध्यम से कहीं न कहीं अधिशासित होती हैं, या तो विधान बनाने के रूप में, कार्यपालन के रूप में और न्यायपालन के रूप में। तो इन संस्थाओं के विरुद्ध मानवों को ये मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अर्थात कोई भी सरकारी संगठन जब कोई गलत निर्णय लेगा, गलत रूप से प्रचारित करेगा, गलत व्याख्या करेगा, ऐसी परिस्थिति में आम नागरिकों को जो अधिकार मिल रहे हैं, उन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जा रहा है। तो ये मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध मिल रहे हैं? सामान्यतः राज्य के विरुद्ध मिल रहे हैं। अब राज्य क्या है? तो राज्य में वो सभी तात्कालिक जो प्रतिनिधित्व करता है उनकी सरकार, और फिर उनके द्वारा संचालित, अर्थात या तो विधान या तो विधायिका का कोई अंग, या कार्यपालिका का कोई अंग, या न्यायपालिका। ये सभी जो है, न्यायपालिका को इसको थोड़ा सा दूर रखते हैं, फिर भी अधिकार है न्यायपालिका निम्न सदन के चीजों को उच्च सदन में चुनौती देने का, इसलिए उसको भी पूर्णतः पृथक नहीं कर सकते। लेकिन 12वें में क्या है? पूर्णतः राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य है क्या। तो सामान्यतः आप समझ गए राज्य में क्या क्या आ रहा है, तो सरकार, संसद और
प्रत्येक राज्यों की अपनी अपनी जो विधानमंडल, विधानसभा जो है या उनका लेजिस्लेटिव असेंबली, और भारत का राज्य का कोई भी क्षेत्र भारत सरकार के अथवा राज्य सरकार के नियंत्रण में आने वाले सभी स्थानीय और शासकीय निकाय, नगर पालिका, पंचायत, जिला, ये सभी जितने भी या फिर गैर संवैधानिक प्राधिकरण जितने भी हैं, प्राधिकरण या संस्थाएं, वो सभी राज्य के द्वारा किसी न किसी रूप में ये संश्लिष्ट हैं, इनका वो सभी राज्य के अंतर्गत आएंगे। इसी राज्य को 12वें अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है और इन्हीं के विरुद्ध आम नागरिकों को ये मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। स्पष्ट हो गया। 12वां सामान्यतः एक शब्दों में एक पंक्ति में आप कहेंगे तो 12वें में राज्य को परिभाषित किया गया है। क्यों? कि राज्य के अंतर्गत आएंगे क्या, कौन, क्यों ये इसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा जा रहा है, ताकि इन्हीं के विरुद्ध आम नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त हो रहे हैं। स्पष्ट हो गया। अनुच्छेद 12। अब चलते हैं अनुच्छेद 13। 13वां क्या है? तो जब इनको तो मिल तो गया, मिलने के बाद ये व्यक्तियों को पूर्णतः लागू करने के लिए, आत्मार्पित करने के लिए स्वतंत्रता है या नहीं, या किसी प्रकार का किसी का दखल तो नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि 13वें अनुच्छेद के अनुसार जो भी फंडामेंटल राइट्स, जो भी मौलिक अधिकार, जो भी मानवाधिकार प्राप्त हैं, उनमें कहा गया है कि राज्य जो है किसी भी प्रकार का नकारात्मक परिवर्तन इसमें नहीं कर सकता है। तो आप यह कह सकते हैं मूल अधिकारों के लिए एक रक्षा कवच के रूप में है अनुच्छेद 13। इसमें यही वर्णन किया गया है कि न्यायपालिका जो है एक रक्षा कवच का कार्य करेगी। जब भी ये अधिशासी संस्थाएं आम आदमी के अधिकारों का हनन करेंगी, ऐसी परिस्थिति में न्यायपालिका उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहेगी। इसीलिए इसको मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। किसको? अनुच्छेद 13। तो कल हम जिन बिंदुओं की चर्चा किए थे, आपके मुख्यतः एक तो 352वां अनुच्छेद आपको ढूंढना था, क्या था उसकी हमने चर्चा कर ली। अनुच्छेद 12 था, उसकी चर्चा कर ली। अनुच्छेद 13 इसके चर्चा कर ली। फिर ये कैसे शिफ्ट हो रहा है और किसके तहत? ये पूर्णतः संपत्ति का अधिकार निरस्त नहीं हुआ, तो इसको शिफ्ट किया गया, स्थानांतरित एक से उठा के दूसरी जगह पर रख दिया गया। ठीक है। अब आगे आते हैं। अब पहला जो मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, उसको एक बार देखते हैं। तो समानता के अधिकार के तहत जो अनुच्छेद हैं वो हैं 14 से लेकर के 18, अर्थात इसमें कुल 5 अनुच्छेद हैं, 14, 15, 16, 17 और 18। इसमें पहला जो अनुच्छेद है वो है विधि के समक्ष समानता अधिकार। विधि से तात्पर्य है यहाँ न्यायपालिका। न्यायपालिका विधि में वस्तुतः विधि यानी नीति, नियम। तो इसकी जब विस्तृत व्याख्या करेंगे, विधि का संकुचित व्याख्या में तो सिर्फ विधि विधान जो देख रही है ऐसी संस्था विधि हो जाएगी, अर्थात न्यायपालिका। लेकिन जब इसका विस्तृत अर्थ आप देखेंगे तो विधि में आ जाएगा विधान बनाने वाली संस्था, विधान को संचालित करने, लागू करने वाली संस्था, और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर इनके संरक्षण करने वाली संस्था, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों का ही यहाँ विस्तृत अर्थ में विधि से ग्रहण हो रहा है। स्पष्ट आप जानें। तो यह कहता है कि विधि के समक्ष अर्थात राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान राज्य कानून बनाएगा, उन पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा, अर्थात कभी भी किसी भी परिस्थिति में इन नीति नियमों की व्याख्या किसी व्यक्ति के पक्ष में, किसी नस्ल या जाति के पक्ष में या फिर किसी प्रवृत्ति के पक्ष में इसकी व्याख्या नहीं की जाएगी, अपितु जो भी राज्य कानून बनाएगा उन सभी कानूनों को समान रूप से सभी के ऊपर लागू किया जाएगा। ये कौन कहता है? ये पहला जो अनुच्छेद है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो मिला हुआ है, इस अधिकार के तहत हम सभी को ये मिले हुए हैं। दूसरा जो है, दूसरा है 15वां अनुच्छेद। 15वां अनुच्छेद क्या है? हाँ, एक चीज और आप ध्यान रखें, कल चूंकि हमने इसकी चर्चा की थी कि
इसका यह हम भी मतलब है कि भारत के कई ऐसे राज्य हैं जो उन राज्यों में के लिए अलग कानून बना दिए हैं और उस राज्य से बाहर के व्यक्तियों के लिए अलग कानून है। उदाहरण के लिए कल हमने लिखा था कि जैसे हिमाचल जैसा राज्य, हिमाचल में भारत का ही एक नागरिक, जैसे आप मध्य प्रदेश में हैं और दिल्ली में जाके आपको ज़मीन खरीदना हो या कहीं के और हैं आप आके मध्य प्रदेश में ज़मीन खरीदना हो, तो आप आके दूसरे दिन ज़मीन खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा भारत एक गणराज्य है और यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन वहीं आप हिमाचल में जाएँ तो वहाँ नहीं खरीद सकते हैं, नहीं तत्काल में रह सकते हैं। क्यों? कारण क्या है? इसका विशेष कुछ राज्य हैं जहाँ पर विशिष्टता है, उनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। उनकी भौगोलिक परिस्थिति के कारण, वातावरण के कारण और क्षेत्रीय विशिष्टता के कारण। ऐसी परिस्थिति में कुछ राज्यों को ये विशिष्टता है कि अगर आपको वहाँ ज़मीन खरीदना है, वहाँ रहना है, बसना है, तो ऐसी परिस्थिति वहाँ भी आप कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वहाँ ज़मीन खरीद के बसने के लिए आप को कुछ समय वहाँ बिताना है, बिता करके आपको साबित करना हाँ, हम यहाँ हैं, यहाँ रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में फिर आप वहाँ सम्मिलित हो सकते हैं। उसमें सिर्फ एक ही ऐसा राज्य था जिसको 370 35वीं धारा के तहत भी कुछ विशेष चीज़ें मिली थी। उनको हटा करके अब वह भी पूर्णतः भारत का अंग हो चुका है। आपको पता है उसका राज्य का विघटन करके 2 राज्यों में बाँट दिया गया और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वह भी भारत गणराज्य का अभिन्न हिस्सा था, है और उसको परिभाषित भी कर दिया गया। जो भी असमानताएँ थी उसको समाप्त कर दी गई। बाकी राज्यों में जो कुछ विशेष है आप लोग कल देख रहे थे, ढूँढ रहे थे, उम्मीद है आप ढूँढे होंगे। उनको भी आप इसी पृष्ठ पर जो आप होमवर्क लिखेंगे एक लाइन में लिख दीजिएगा। आप ढूँढ रहे थे जैसे अरुणाचल, जैसे सिक्किम, मेघालय, इनकी क्या विशेषता है उसको भी लिख करके क्यों विशेष राज्य है उनको आप लिखिएगा। ठीक है, दूसरा है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का यह निषेध करता है। किसी भी धर्म का व्यक्ति, धर्म से तात्पर्य देखिए, धर्म की व्याख्या और अर्थ जब आप दार्शनिक पृष्ठभूमि में जाएंगे या फिर हमारी परंपरा को देखेंगे तो धर्म का व्यक्ति का जो भी क्रियाकलाप है, कर्म है, उसी को धर्म कहते हैं। लेकिन आजकल जो राजनीतिक व्याख्या है इसमें धर्म की परिभाषा ही बदल दी गई। उदाहरण के लिए आप सिर्फ एक उदाहरण, जब आप गीता पढ़ेंगे, श्रीमद् भगवत गीता, तो गीता का जो पहला श्लोक है उसमें संजय से पूछा है धृतराष्ट्र ने, और क्या पूछा है तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवास्यैव किम कुर्वत संजय। यहाँ पर देखिए जो कुरुक्षेत्र है वो यद्यपि युद्ध भूमि है, लेकिन युद्ध करना है, युद्ध भी धर्म है। क्षत्रिय जाति और अधिकार और संरक्षण वो तमाम बाकी चीजें बात की हैं। ये तो यहाँ पर युद्ध को भी एक धर्म के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने संबोधित किया है। क्यों? अर्थात मानवीय जो कर्म है उसी को धर्म कहा जाता है। लेकिन आज राजनीतिक जो व्याख्या है पंथ को धर्म के नाम से संबोधित कर दिया गया। पंथ अर्थात जिस किसी भी व्यक्ति को आदर्श मान के हम उसका अनुसरण करते हैं, उसके क्रियाकलाप, उसको पंथों को भी आजकल धर्म के नाम से संबोधित कर दिया गया है। तो यहाँ से धर्म शब्द से आप क्या ग्रहण करेंगे? वही पंथ। फिर नस्ल, नस्ल अर्थात प्रजाति, जिस प्रजाति का अलग अलग भारत में प्रजातियां हैं, अलग अलग क्षेत्रीय लोगों की विशिष्टताएं हैं। फिर जाति, जाति आप जानते ही, जाति शब्द वस्तुतः पहले वर्ण आधारित हुआ करता था, आजकल जाति में रूढ़ कर दिया गया। और फिर है लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, या फिर जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान भारत के किसी भी कोने में जन्म लिया हो, इस आधार पर भेदभाव का निषेध करता है 15वां अनुच्छेद। अर्थात राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये ऊंची जाति, ये नीची जाति, ये गोरा, ये काला, ये उत्तर का, ये दक्षिण का, इन चीजों के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करेगा राज्य। यह कौन अधिकार देता है? अनुच्छेद 15 देता है।
फिर 16वां है, 16वां कहता है लोक नियोजन के विषय में समान अवसर की समानता। लोक नियोजन अर्थात जो भी पब्लिक सेक्टर की, जो भी लोक नागरिक क्षेत्र की अवसर होंगे, उन अवसरों में सभी को समान रूप से जगह दिया जाएगा। आप एक चीज ध्यान रखेंगे, कभी भी आप इसमें लेकर के उलझेंगे नहीं और अस्पष्टता नहीं रखेंगे कि आरक्षण दे करके किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष को प्रवर्धित कर दिया गया है। देखिए, आरक्षण देने का जो तत्कालिक कॉन्सेप्ट था वो बड़ा ही स्पष्ट था, हमने कई बार इसकी चर्चा कर ली गई है। किसी भी कारण से मुख्य धारा में जो लोग नहीं आए थे, उन लोगों को मुख्य धारा में ले आने के लिए कुछ वर्गों के समूहों की एक सूची बनाई गई। इसी सूची को इस सूची में जो वर्ग के लोग थे उनको अनुसूचित जाति कहा गया। फिर ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति थी, विशिष्ट सभ्यता थी, उन लोगों को भी उनके सभ्यता के, संस्कृति के संरक्षण के लिए अनिवार्य था कि वो वहां पर रहें। तो ऐसे लोगों को फिर उन वर्ग के अलग-अलग भारत के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाई गई, उसको अनुसूचित जनजाति कही गई। बाद में इसमें पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ा गया। इसका उद्देश्य था कि किसी भी कारण से ये समूह जो है वो मुख्य धारा से अलग हैं, मुख्य धारा में अभी नहीं जुड़ पाए। इनको जोड़ने के लिए कुछ समय तक इनको विशेष परिस्थिति में अत्यंत सावधानी पूर्वक जो है राज्य इनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करेगा। और बात की जो विशेषताएं हैं, बाद में इसमें राजनीति होने लगी, राजनीतिक रूप से इन शब्दों की व्याख्या होने लगी, और अब आजकल की तो ये स्थिति है कि वोट बैंक का एक तरीका मात्र बन गया है। आप अपने आसपास देखेंगे तो आज भी बहुत से ऐसे जरूरतमंद हैं जिनको आरक्षण की जरूरत है वास्तव में, और ऐसे भी लोग हैं बहुत जिनकी कई पीढ़ियां आरक्षण ले रही हैं, फिर भी जो है देश में अभी भी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि इसको आज तक जारी रखा गया है। कारण क्या है? किसी को कई बार मिला, किसी को नहीं मिल पाया। उन चीजों को यह नकारता है अनुच्छेद 16। ये कहता है कि लोक नियोजन किसी भी सार्वजनिक अवसर में सभी को समान रूप से अवसर दिया जाएगा, अर्थात राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद इसीलिए लिखा है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को छोड़कर। क्यों? क्योंकि एक समय सीमा रखी गई कि कुछ समय तक इनको अगर हम थोड़ा सा इनके प्रति सकारात्मक रुख अपनाएंगे तो ये भी मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे। हैं तो सभी मानव ही, सभी मानवीयता, भाईचारे का संबंध होना चाहिए सब में, और सभी इसके साथ समान जुड़ाव होना चाहिए। लेकिन इसका कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से जब व्याख्या हुई तो यह फिर आजकल की परिस्थितियां आ गई हैं, जिसको आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ठीक है, हम अगला अनुच्छेद 17 के विषय में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 17 कहता है यह अस्पृश्यता का अंत करता है। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत। छुआछूत मतलब किसी भी व्यक्ति, यह निम्न जाति का है, निम्न वर्ग का है, यह उच्च जाति का है, उच्च वर्ग का है, यह निम्न क्षेत्र का है, अलग जगहों पर रहने वाला, किसी भी स्थिति में मानव में किसी प्रकार का विभेद न हो, इसी अस्पृश्यता का अंत करता है अनुच्छेद 17। ये कहता है कि अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए बनाया गया है अनुच्छेद है, और छुआछूत, स्पृश्यता जो है वो दंडनीय अपराध इसके माध्यम से घोषित किया गया। फिर अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों का अंत कर देता है। आपको पता है उपाधियां देने के बाद से अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग स्तर हो जाता था उनका, सामान्य जीवन से उनका स्तर कहीं न कहीं ऊंचा उठ जाता था, और मानव विभेद का कारक हुआ करती थी ये उपाधि। इसीलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया 1918 में। फिर भी सेना या विधि सम्मान के अलावा अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया। पहले अलग अलग उपाधियां मिलती थी, महाराजाधिराज, और कोई अलग अलग आपने सुना भी होगा कि महामहोपाध्याय इत्यादि उपाधियां, इन सभी का अंत कर दिए। फिर भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश के बिना राष्ट्रपति के, किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए आपने सुना होगा कि सचिन तेंदुलकर को भी नाइटहुड की उपाधि मिली थी, लेकिन जब तक हम आज्ञा नहीं लेंगे अपने राष्ट्रपति से, तब तक हम वहां उस उपाधि को भी नहीं स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि आज भारत गुलाम नहीं है।
और हमारे प्रतिनिधि, हमारे जो अग्रज हैं, हमारा निर्णय कर सकते हैं कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो साथियों, इस प्रकार से हमने समता के अधिकार के अंतर्गत आने वाले इन 5 अनुच्छेदों पर विस्तृत रूप से चर्चा किया। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न रहता है, आपका कोई संदेह रहता है या आपकी कोई जिज्ञासा रहती है, तो आप हमें लिख करके बताएंगे। कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में लिख सकते हैं अपने प्रश्न, या फिर लिख करके हमें मेल कर सकते हैं, ताकि हम अग्रिम कक्षा में उसकी चर्चा फिर से कर लें। अब आपके लिए ये गृह कार्य है, होमवर्क कुछ। इन 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। उत्तर देने के लिए आप अधिक लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन न्यूनतम A4 साइज के पेज पे 1 पृष्ठ आपको लिखना है। और लिखने के बाद इसको अनिवार्य रूप से आज ही, अर्थात 9 अक्टूबर को, शुक्रवार को शाम तक आपको भेज देना है। इसमें जो मेल हमें मिलेंगे, आप मेल कर सकते हैं, या मेल करने में आपको समस्या हो तो आप सीधे लिख करके और हमें व्हाट्सएप में PDF बना के भेज देंगे। स्कैन करना आप सभी सीखिए, सीखना भी है आपको। स्कैन करके PDF बना के आप सीधे व्हाट्सएप करिए, मेल छोड़िए। मेल में आपको भी समस्या होती है तो आप सीधे व्हाट्सएप कर देंगे। व्हाट्सएप आसानी से आप कर पाएंगे। अपने समूह में व्हाट्सएप करना है, अनिवार्य रूप से सभी को करना है। और जो आपका ये व्हाट्सएप आएगा, इसी के आधार पर आज की आपकी उपस्थिति की हम गणना करेंगे। इसलिए अनिवार्य रूप से आप आज 9 अक्टूबर शुक्रवार को शाम तक अर्थात शाम को 5-6 बजे तक भी आप अनिवार्य रूप से इसको भेज देंगे। ठीक है। 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। भारत गणराज्य में संविधान बनाने की क्या प्रक्रिया है? आप ध्यान रखिए, संविधान बन गया है, लेकिन यहाँ पर संशोधन प्रक्रिया या नए विधान को जोड़ने की प्रक्रिया हम पूछ रहे हैं। कैसे बनता है संविधान का रूप, कैसे लेता है कोई नियम? दूसरा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनमें सर्वाधिक शक्तिशाली कौन है? आपको साक्ष्य देखना है, एक प्रमाण देकर के बताना है कि इस कारण से यह संस्था सर्वाधिक शक्तिशाली है। न्यूनतम 1 पृष्ठ आपको लिखना है इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के लिए। अधिकतम के लिए आप स्वतः स्वतंत्र। ठीक है। धन्यवाद सभी को। इसी के साथ आपका कोई भी प्रश्न हो, जिज्ञासा